अंटार्कटिका में कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है, कुछ ऐसा जो पूरी इंसानियत में तबाही मचाने की ताकत रखता है। जरा यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा कैप्चर की गई इन सैटेलाइट इमेजेस को देखिए, जिनमें आप अंटार्कटिका की सफेद बर्फीली जमीन पर अचानक अपीयर होते हुए कुछ मिस्टीरियस ग्रीन पैचेस को देख सकते हैं, जो शॉकिंगली लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिन्हें अब तो हम स्पेस से भी इजीली देख सकते हैं। जिन ग्रीन पैचेस को लेकर पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी में कंसर्न्स है, पर आखिर कई किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर पर अचानक अपीयर होने वाले ये ग्रीन पैचेस क्या है? आखिर क्यों साइंटिफिक कम्युनिटी इनकी अचानक अपीयरेंस से इतनी ज्यादा डर गई है और इनका ह्यूमैनिटी पर क्या असर होने वाला है? तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। ये 10वीं सदी का समय है। बर्फीले हवाएं, ऊंचे पहाड़ और समुद्र की गहराइयों में छिपे अनगिनत रहस्य अभी भी दुनिया की नजरों से छुपे हैं। इसी दौरान कहीं दूर आइसलैंड में एक इंसान अपने अंधेरे अतीत से भागने की कोशिश कर रहा है। उसका नाम था एरिक द रेड। एरिक का गुस्सैल स्वभाव और लगातार होने वाले झगड़े उसे अपराध की दुनिया में धकेल चुके थे, यहाँ तक कि उस पर एक इंसान की जान लेने का मुकदमा भी चल रहा था, जिसमें उसे दोषी ठहराते हुए आइसलैंड से निकाल दिया गया और समुद्र में भटकते हुए मरने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन किसी को क्या पता था कि जिस अपराधी को समुद्र में सजा के तौर पर मरने के लिए छोड़ा गया है, उसकी यही सजा उसे इतिहास में सबसे मशहूर व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल कर देगी। क्योंकि आर्कटिक के ठंडे बर्फीले समुद्र में भटकते हुए ठंडी लहरों और धुंध भरे आसमान के बीच एरिक का जहाज एक अनजान विशाल जमीन के किनारे पर पहुंचा। जब उसने पहली बार इस बर्फीले भूमि को देखा तो उसके चारों ओर बर्फ और बर्फ ही मौजूद थी। पर अब एरिक के पास इस बर्फीली जगह के अलावा सिर्फ खाली समुद्र था, इसलिए उसने यहीं पर रहने का फैसला किया। एरिक ने इस बर्फीली तूफानी जगह पर पूरा 1 साल बिताया और अब उसे यकीन था कि वो यहाँ पर अपना बाकी का जीवन भी बिता सकता है। लेकिन इतना साफ था कि वो यहाँ पर अकेला नहीं रह सकता। इसीलिए एरिक ने एक फैसला किया कि इस नई भूमि का नाम ऐसा होना चाहिए जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके। हालांकि ये जगह ज्यादातर बर्फ से ढकी हुई थी, फिर भी उसने इस जगह का नाम ग्रीनलैंड रख दिया। एक ऐसा नाम जो सुनने में सुंदर और जीवन से भरा हुआ लगे। उसकी सोच थी कि अगर लोग इस नई खोजी गई जगह को हरा भरा और उपजाऊ समझेंगे ना, तो वे यहाँ पर बसने के लिए जरूर आएंगे। उसकी चालाकी काम भी आई। वाइकिंग्स के बीच ये खबर फैल गई कि एरिक ने एक नई ग्रीन यानी हरी भूमि की खोज की है, जहाँ बेहतर जीवन की संभावना है। जल्दी ही और लोग एरिक के साथ इस नई जगह में बसने के लिए आ गए, बिना ये जाने कि यहाँ की असलियत बर्फीली और कठोर है। पर बर्फ की इस दुनिया में वो जिस हरियाली के सपने देख रहे थे ना, एक समय पर वो हरियाली ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका दुनिया के दोनों पोल्स पर मौजूद थे। कहीं पहले, लगभग 100 मिलियन साल पहले, अंटार्कटिका का चेहरा आज के बिल्कुल उलट था। जहां आज बर्फ के विशाल ग्लेशियर्स और ठंडे तूफान होते हैं ना, वहां कभी गहरे हरे भरे जंगल हुआ करते थे। धरती उस समय आज से बहुत अलग थी। उस समय की दुनिया को ग्रीन हाउस अर्थ कहा जाता था। एक ऐसी दुनिया जो आज से कहीं ज्यादा गर्म थी, जहां पोल्स पर बर्फ का नामो निशान तक नहीं था। लेकिन तब अंटार्कटिका कैसा दिखता होगा, जरा कल्पना कीजिए। एक विशालकाय जंगल जहां घने पेड़, विशालकाय फर्न और प्राचीन वनस्पतियां फल फूल रही थी। नदियां बह रही थी और जीवन हर कोने में फैला हुआ था। तब अंटार्कटिका आज की तरह बर्फीली रेगिस्तान नहीं थी, बल्कि यहाँ डायनासोर्स भी रहते थे। उन प्राचीन समयों में अंटार्कटिका और बाकी दुनिया के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर था। वहाँ पर बर्फ नहीं बल्कि हरियाली का राज हुआ करता था। अब वैज्ञानिकों के माने तो लगभग 100 मिलियन साल पहले के अंटार्कटिका में छोटे डायनासोर से लेकर विशालकाय समुद्री जीव भी रहा करते थे। प्रजातियां जैसे कि मोसासॉरस और प्लेटियोसॉरस जैसे डायनासोर्स वहां पर घूमा करते थे। यहाँ का तापमान इतना गर्म था कि इंसान शायद सोच भी ना सके कि कभी वहां पर बर्फ गिर सकती है। समय के साथ साथ धरती के तापमान में बदलाव आने लगे और अब पृथ्वी पर शुरुआत हुई आइस एज की। लगभग 34 मिलियन साल पहले मौसम के इस अचानक बदलाव से धीरे धीरे अंटार्कटिका ठंडा होने लगा और अंटार्कटिका का ये हरा कॉन्टिनेंट सफेद बर्फ की चादर में ढकने लगा। यहाँ तक कि वो विशालकाय पेड़ जो कभी अंटार्कटिका की शान हुआ करते थे, अब बर्फ की चादर के नीचे
दब चुके थे। धीरे धीरे अंटार्कटिका ऐसा कॉन्टिनेंट बन गया जहां जीवन का नामो निशान मिटने लगा। वो प्राचीन जीवन जो कभी यहाँ फलता फूलता था, अब सिर्फ इंसानियत द्वारा दोबारा खोजा जाने के लिए इन बर्फ की चादरों के नीचे ढक चुका था। और कभी हरा भरा जीवन से भरपूर रहा ये विशालकाय महाद्वीप समय के गुजरने के साथ साथ दुनिया का सबसे ठंडा और चैलेंजिंग कॉन्टिनेंट बन गया, जहां पर जीवन का रह पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो गया। अब हजारों सालों तक तो इंसानियत को पता ही नहीं था कि ऐसा कोई कॉन्टिनेंट पृथ्वी पर मौजूद भी है। जिसके बाद पहली बार सन 1820 में यूरोपियन एक्सप्लोरर एडमिरल फेबियन गोटलिएव वॉन ने पहली बार इस बर्फीले महाद्वीप को देखा, तो उन्हें ये किसी दूसरी दुनिया की तरह लग रहा था, जहां कोई भी इंसानी बस्तियां नहीं थी, कोई घने जंगल नहीं थे और ना ही कोई पहाड़ियां थी जहां पर किसी तरह की जीवन पल रही हो। ये बस बर्फ, ठंड और तूफानों का घर था, जो हमें देखकर कितना भी डरावना क्यों ना लगे और यहाँ पर इंसानियत का जीना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन इसका इस तरह बना रहना हमारे लिए काफी जरूरी है। लेकिन अब इसमें कुछ अजीब हो रहा है। अंटार्कटिका की ये तस्वीर अब बदल रही है। अब जरा अंटार्कटिका की इन सैटेलाइट इमेजेस को देखिए। कुछ अजीब देखा। जो अंटार्कटिका बर्फ की सफेद चादर से ढका रहता था, अब उसमें कई जगह पर इस तरह के ग्रीन सर्कल्स देखने को मिल रहे हैं, जो पिछले कुछ दशकों के दौरान यहाँ पर अपीयर होने शुरू हुए हैं और धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। पर असल सवाल तो ये है कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की जमीन खुद कई किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर से ढकी है और ये जो ग्रीन कलर अपीयर हो रहा है ये बर्फ के ऊपर ही है, यानी जमीन से कई 100 फीट ऊपर है, जहां ना तो पौधों के लिए मिट्टी है और ना ही अंटार्कटिका का एनवायरनमेंट प्लांट्स को सपोर्ट करता है। तो आखिर सैटेलाइट इमेजेस में दिख रहे ये ग्रीन कलर्ड पैचेस आखिर किस चीज के बन रहे हैं? नेचर जर्नल में पब्लिश इस आर्टिकल में इन्हें ग्रीन स्नो का नाम दिया गया है और वैज्ञानिकों ने अब अंटार्कटिका में मौजूद इन सभी ग्रीन पैचेस को एक साथ मिलाकर एक लार्ज स्केल मैप भी डेवलप किया है, जिसके मुताबिक ये ग्रीन पैचेस हमें अंटार्कटिका आइलैंड की कोस्ट लाइंस पर ज्यादा देखने को मिल रही है, स्पेशली उन प्लेसेस पर जहां पर सी बर्ड्स, पेंगुइन, सील्स एंड अदर सी एनिमल्स की कॉलोनी होती है। अब इन ग्रीन कलर के ब्लूम पैचेस का टोटल काउंट ऑलमोस्ट 1679 तक जाता है और ये टोटल अंटार्कटिका का 1.9 किलोमीटर एरिया कवर करते हैं। सैटेलाइट द्वारा कैप्चर की गई ये इमेजेस दिखाती है कि 1986 से 2004 की तुलना में अंटार्कटिका की बर्फ की इस तरह ग्रीन होने में 2016 से 2021 के बीच की तुलना में 45% का जंप आया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यूरोपियन सैटेलाइट इमेजेस एंड ब्रिटिश अंटार्कटिका के ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन को कंबाइन करते हुए वैज्ञानिकों का कहना है कि अंटार्कटिका की बर्फ की इन चादरों के इस तरह ग्रीन होने के पीछे एक खास छोटी माइक्रोस्कोपिक एल्गी जिम्मेदार है और ये ग्रीन पैचेस अंटार्कटिका पर इन्हीं माइक्रोस्कोपिक एल्गी के एक साथ लार्ज अमाउंट में डेवलप होने से हुए हैं, जिनकी ग्रोथ लास्ट 35 इयर्स में काफी तेज हो गई है। पर सवाल आता है कि आखिर क्यों? इस ग्रीन स्नो एल्गी के डेवलप होने के पीछे वैज्ञानिक ग्लोबल वार्मिंग को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। चलो थोड़ा सिंपल वे में इसे समझते हैं कि आखिर अंटार्कटिका में हो क्या रहा है। तो देखो, ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होने के चलते अंटार्कटिका जैसे जैसे गर्म हो रहा है, वहाँ एक अजीब प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, जिसमें अंटार्कटिका में बढ़ रही हीट के कारण अंटार्कटिका की बर्फीली चादर पर कई जगह पानी मेल्ट होते हुए छोटी छोटी वाटर पॉकेट बना रही है। वैसे तो ये वाटर पॉकेट अंटार्कटिका की सरफेस पर ज्यादा बड़ी मात्रा में नहीं है, लेकिन जब ये वाटर पॉकेट अंटार्कटिका की कोस्ट लाइन पर मौजूद जीवों, फॉर एग्जाम्पल पेंगुइन, सी बर्ड्स, सी एनिमल्स लाइक सील्स द्वारा छोड़े गए नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर जैसे रिच न्यूट्रिएंट्स वेस्ट के कांटेक्ट में आती है, तो ये वेस्ट फर्टिलाइजर्स की तरह काम करते हैं, जो इन छोटी वाटर बॉडीज में ग्रीन माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल एल्गी को जन्म देता है। और यही रीजन है कि हमें 60% ग्रीन स्नो एल्गी ब्लूम सी पेंगुइन, सी बर्ड्स, सी एनिमल्स लाइक सील्स की कॉलोनी के 5 किलोमीटर के अंदर ही मिल रहे हैं। अब यूजुअली इस तरह की एल्गी पहले अंटार्कटिका में नहीं देखी जाती थी, क्योंकि अंटार्कटिका का एनवायरनमेंट इन एल्गी की एग्जिस्टेंस के लिए काफी ज्यादा एक्सट्रीम था। लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग के चलते ना अंटार्कटिका का एवरेज टेम्परेचर ऑलमोस्ट उस थ्रेशोल्ड तक पहुंच गया है
जहां पर ये एल्गी यहाँ जन्म लेने लगी है। और ये तो अभी सिर्फ कोस्ट लाइन तक है। जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये कोस्ट लाइन से अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के अंदर तक एक्सपैंड करना शुरू करेंगी। वैसे सुनने में और देखने में अंटार्कटिका का इस तरह ग्रीन होना हमें काफी खुशी वाला अनुभव देता है, पर रियलिटी ये है कि अंटार्कटिका की बढ़ती ग्रीनरी दुनिया के लिए एक श्राप है। देखो, अंटार्कटिका की खोज के बाद से ही इस बर्फीले सफेद कॉन्टिनेंट पर जीवन जीना इंसान तो क्या किसी जानवर के लिए भी काफी मुश्किल रहा है। जहां पेड़ पौधे ना के बराबर है और जानवर भी मोस्टली इसकी कोस्ट लाइन पर ही देखने को मिलते हैं। ऐसे में अगर अंटार्कटिका ग्रीन और गर्म हो जाता है तो यहाँ पर इंसानों का रहना काफी आसान हो जाएगा। लेकिन इसकी कॉस्ट क्या है? पहले एक बार चलिए अंटार्कटिका को ध्यान से देखते हैं। ये है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट जो सी लेवल से 8,200 फीट यानी कि 2500 मीटर ऊंचा है। लेकिन अगर इसके ऊपर मौजूद सारी बर्फ को हटा दिया जाए तो हम देखेंगे कि सही मायने में जमीनी कॉन्टिनेंट सी लेवल से केवल 1600 फीट यानी कि 500 मीटर हाइट पर ही है। इन शॉर्ट कहूं तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के ऊपर करीब 2000 मीटर यानी ऑलमोस्ट 7000 फीट ऊंची बर्फ की चादर है, जो पृथ्वी के ओवरऑल ग्लोबल टेम्परेचर को ठंडा करने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। क्योंकि सूरज से आने वाली मोस्टली सनलाइट जब नॉर्थ पोल और अंटार्कटिका पर पड़ती है ना, तो वहां मौजूद यही बर्फ की चादर इस सनलाइट का मेजॉरिटी पार्ट वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे दो तरह के इफेक्ट जनरेट होते हैं। पहला कि अंटार्कटिका ठंडा रहता है और दूसरा कि इसके चलते पृथ्वी का एटमॉस्फेयर ज्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता और ओवरऑल पृथ्वी का ग्लोबल टेम्परेचर काफी कम बना रहता है, जो हम इंसानों के लिए काफी परफेक्ट है। लेकिन ये रिफ्लेक्शन केवल बर्फ की चादर के सफेद कलर के कारण ही है, पर समय के साथ साथ जैसे जैसे ये ग्रीन स्नो एल्गी अंटार्कटिका के मेजॉरिटी हिस्से को कवर करती जाएगी वैसे वैसे सनलाइट का रिफ्लेक्शन भी कम होगा और ग्रीन कलर तो सनलाइट को और भी ज्यादा एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट इस ग्रीन लेयर के नीचे मौजूद कई किलोमीटर मोटी इन बर्फ की चादर पर पड़ेगा, जो काफी तेजी से मेल्ट होना शुरू होगी, जिनके मेल्ट होने से ये सारा पानी समुद्र में जाकर मिल जाएगा, जिससे ओवरऑल ग्लोबल सी लेवल काफी तेजी से इंक्रीज होंगे। अब वैज्ञानिकों की स्टडीज बताती है कि अंटार्कटिका और नॉर्थ पोल पर इतनी ज्यादा बर्फ जमा है कि अगर वो पूरी बर्फ मेल्ट हो जाती है ना, तो इससे अर्थ पर मौजूद सी लेवल करीब करीब 65 मीटर यानी 200 फीट तक बढ़ जाएगा, जिसका सबसे बड़ा असर इंसानियत पर पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, पृथ्वी पर मौजूद पूरी बर्फ का पिघलने का मतलब है ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर का 18 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना। यानी कि इस कंडीशन में अर्थ के मेजर कॉन्टिनेंट जहां पर आज मेजॉरिटी पॉपुलेशन रहती है लाइक एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में एवरेज टेम्परेचर 40 डिग्री या उससे भी ज्यादा का हो सकता है। और मोस्टली इसका असर इक्वेटर पर होगा, क्योंकि कई प्रेडिक्शंस ऐसी भी है कि इस तरह की कंडीशन से इक्वेटर इनहैबिटेबल तक हो सकता है। 65 मीटर प्लस वाटर लेवल इंक्रीज होने पर हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह की दिखेगी, जहां कई कॉन्टिनेंट्स के मेजर हिस्से और कई कंट्रीज पूरी तरह पानी के नीचे समा चुके होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंडिया की बात करें तो इतनी ज्यादा वाटर लेवल राइज होने पर इंडिया का नॉर्दर्न हिस्सा इतना ज्यादा इफेक्ट करेगा कि यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, गुजरात, राजस्थान जैसे राज्य पूरी तरीके से पानी में समा जाएंगे। इन शॉर्ट कहूं तो अंटार्कटिका अगर ग्रीन, हरा भरा और जीवन से भरपूर हो जाता है तो शायद इस खूबसूरती को देखने के लिए इंसानियत को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या अब भी आप चाहेंगे कि अंटार्कटिका ग्रीन और हरा भरा हो? क्योंकि देखो, मैं तो नहीं चाहूंगा और इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग को एक सीरियस इशू की तरह ट्रीट करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसके इफेक्ट्स हमें अभी से दुनिया भर में दिखने शुरू हो गए हैं, वो भी केवल कुछ ही दशकों में। अब जरा सोच कर देखो कि आज से 100 साल बाद इसके इफेक्ट्स कितने ज्यादा बढ़ चुके होंगे। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा और आपको कई वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट चीजें पता चली होंगी। अगर चली है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिनको आप ये बताना चाहते हो कि देख भाई, अंटार्कटिका का सफेद बना रहना कितना ज्यादा जरूरी है। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है कि आखिर अंटार्कटिका में जाना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है। आखिर अंटार्कटिका में जाने वाले पहले इंसान यूरोपियन एक्सप्लोरर कैसे बने और उन्होंने कैसे वहां पर जाकर इस कॉन्टिनेंट को खोजा था। इस पूरी कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।